किसान जी, यदि आप धान के नर्सरी को लगाने के लिए जा रहे हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि 1 एकड़ धान की खेती हेतु नर्सरी किस प्रकार से लगाना चाहिए, कितना बड़ा क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए एवं नर्सरी का पूरा प्रबंधन आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। नमस्कार किसान जी, स्वागत है आपका मिस्टर मिलियनरी फार्मर यूट्यूब चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि 1 एकड़ धान की खेती हेतु आपको नर्सरी का क्षेत्र का कितना बड़ा चुनाव करना चाहिए। तो 1 एकड़ खेती हेतु आपको 400 मीटर स्क्वायर जो है आपको धान के नर्सरी के क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ जो ये नर्सरी का जो क्षेत्र लगा हुआ है ये 400 स्क्वायर मीटर में लगा हुआ है और यह 1 एकड़ के लिए नर्सरी है। इसके साथ साथ आपको यह भी बता देते हैं कुछ महत्वपूर्ण पहलू और बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला बात तो यह है कि जिस क्षेत्र में आप नर्सरी लगा रहे हैं वहाँ पे आपको सीधा सूर्य का प्रकाश मिट्टी पे आना चाहिए, ताकि उसके अंदर मौजूद जो वायवीय और अवायवीय कारक हैं जो कि आपको नुकसान पहुँचाते हैं नर्सरी वाले पौधे को, उसका खात्मा हो सके। दूसरा चीज़ ये कि पर्याप्त मात्रा में जो है आपको वहाँ पे जल का संसाधन उपलब्ध होना चाहिए, यानी जल की आपूर्ति जो है वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। और तीसरा बात यह है कि जल निकास भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो आपको नर्सरी का क्षेत्र है यहाँ पे आपको जल निकास एक कोने से लेकर दूसरे कोने में आसानी से सफलतापूर्वक हो सकता है। आपको इसके साथ साथ यह बता देते हैं कि सबसे पहले आपको किस प्रक्रिया से गुजरना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 400 स्क्वायर मीटर का जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको ट्रैक्टर चलित जो डिस्क हैरो होता है उससे आपको गहरी जुताई करना है एवं मिट्टी की पलटाई कर देना है और 15 दिन तक खेत को खुला छोड़ देना है। इसको इसलिए किया जाता है क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो डायरेक्ट मिट्टी के निचली सतह में जाता है, जिसके कारण जो है मिट्टी के अंदर किसी प्रकार का कोई भी वायवीय और अवायवीय कारक है, लार्वा, प्यूपा, इंसेक्ट, पेस्ट बचा हुआ है तो वो मर जाता है। 15 दिन के बाद जो है उसमें क्या करना चाहिए कि सड़ी हुई गाय की गोबर की खाद या फिर फार्म यार्ड मैन्योर जिसको कंपोस्ट भी बोलते हैं उसका जो है आपको 400 किलोग्राम का मात्रा लेना चाहिए एवं नर्सरी क्षेत्र में जो अच्छे तरीके से इसको छिड़काव कर देनी चाहिए। छिड़काव करने के तुरंत बाद उसमें रोटावेटर का प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो बड़ी मिट्टी है जिसको ढेला क्रम्स बोलते हैं वो क्रम्स जो है छोटे छोटे भुरभुरी मिट्टी में बदल जाए। और बदलने के बाद उसमें क्या करना चाहिए कि आपको पर्याप्त मात्रा में सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई करने के बाद 2 दिन तक उसको छोड़ देनी चाहिए। 2 दिन के बाद आप इसमें क्या करिए कि आपको ट्रैक्टर चलित जो पडलर आता है, जो रोटावेटर होता है जिसको पडलर भी बोलते हैं, पडलर का एक अलग यंत्र आता है, उसकी सहायता से आपको मिट्टी को जो है बहुत अच्छे तरीके से नम कर देनी चाहिए, यानी मिट्टी के गांठ वाली सतहों को तोड़ करके जो है उसको ढीली कर देनी चाहिए। आप पडलर जो है हमेशा 2 बार चलाएं, या तो सुबह शाम चलाएं या तो फिर एक दिन बदल करके दूसरा दिन चलाएं। पडलर जब आप चलाएंगे तो खेत का मिट्टी जो है बिल्कुल पूरी तरह से नम हो जाएगा। नम होने के बाद उसमें आप जो क्या करें उसको 1 सप्ताह के लिए खुला छोड़ दें, खाली छोड़ दें। 1 सप्ताह के बाद जब आपका 7 दिन हो जाता है तो 8वें दिन आप क्या करें कि उसमें आप बेसल डोज डालें, यानी उर्वरक का मात्रा डालें, जो कि आपके नर्सरी के पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसमें आप सबसे पहले 16 किलोग्राम डाई अमोनियम फास्फेट का प्रयोग करें। डाई अमोनियम फास्फेट अगर आपके क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है या आप नहीं डालना चाहते हैं तो उसके जगह पे आप जो है 6.5 किलोग्राम यूरिया एवं इसी के साथ 48 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट जो आता है उसका आप छिड़काव करें। छिड़काव करने के तुरंत बाद फिर उसमें आप दोबारा पडलिंग करें। पडलिंग करेंगे जब आपका तो खेत बिल्कुल अच्छे तरीके से एक सतह एक प्लेन जी जब आप फाइनल पडलिंग कर लेते हैं, यानी पूर्ण रूप से खेत को समतल कर देते हैं पडलिंग करके, तब बारी आता है क्यारी बनाने का। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि क्यारी हमेशा आपको 10 मीटर लंबी होनी चाहिए। प्रत्येक क्यारी 10 मीटर लंबी होनी चाहिए और 2.5 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं ये आपको 10 मीटर लंबी होगी और 2.5 मीटर ये जो है आपको चौड़ी होगी। और जमीनी सतह से, यानी कि जो भूमि का सतह है, ये भूमि की सतह से 15 सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई होना चाहिए, ताकि जो भारी जल वर्षा जो होती है, जल वर्षा यानी बारिश होती है, उसके वजह से जो है ना पानी वहाँ पे आपको जमाव नहीं हो, पानी का ज़्यादा जमाव नहीं हो। तीसरा चीज़ ये है आपको कि एक क्यारी से दूसरे क्यारी के बीच में आपको 50 सेंटीमीटर का जो है दूरी रखनी चाहिए, ताकि वहाँ पे आप जा आ सकें, किसी प्रकार के दवा का स्प्रे कर सकें और पानी का जो है निकास भी हो सके। तो क्यारी जो है आपको इसी प्रकार से आपको बनाना चाहिए। किसान जी, अब आपको हम बताते हैं कि बीज उपचार और बीज का मात्रा आपको कितना लेना चाहिए, जो कि आपके 1 एकड़ के खेत के लिए सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया होगा। तो देखिए, आप यदि हाइब्रिड धान की बुआई कर रहे हैं तो आपको 6 किलोग्राम जो है 1 एकड़ के लिए बीज की मात्रा लेनी चाहिए। यदि आप देसी किस्म की चुनाव कर रहे हैं तो देसी किस्म में आप 3 प्रकार का आप समझिए। पहला नंबर है कि आप सबसे ज़्यादा अवधि वाला यदि धान के किस्म का चुनाव कर रहे हैं तो आपको 12 किलोग्राम लेना चाहिए 1 एकड़ के लिए। दूसरा, यदि आप मध्यम अवधि वाला ले रहे हैं तो फिर आपको 16 किलोग्राम लेना चाहिए 1 एकड़ के लिए। और यदि आप सबसे कम अवधि वाला ले रहे हैं तो आपको 24 किलोग्राम लेना चाहिए 1 एकड़ धान की खेती के लिए। अब बात करते हैं कि इसको किस प्रकार से इसको बीज को फुलाना चाहिए, तैयार करना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक जूट का बोरी लेना है।
जूट के बोरी में आपको क्या करना है, बीज को भर देना है और जूट के बोरी का मुख को क्या कर देना है, बांध देना है रस्सी से। उसके बाद एक बड़ा सा जो है बकेट ले लेना है, यानी कि बड़ा सा बाल्टी ले लेना है, उसमें पानी भर के उस जूट के बोरी को उसमें आप डुबा दीजिएगा। 24 घंटा के लिए उसको डुबाए हुए रखिए। डुबाए हुए रखने के बाद क्या कीजिए, उसको आप बाहर निकालिए 24 घंटे के बाद, और ज़मीन पर आप क्या कीजिए कि जो जूट का बोरी होता है उसको अच्छे से बिछा दीजिए। 4-5 जूट की बोरी को बिछा दीजिए और उसका जो जूट का बोरी है उस पर आपको उसको गीला करके रखना है। नीचे जो जूट का बोरी रहेगा वो पूरी तरह से गीला होना चाहिए। उसके बाद उसमें आपको जो है धान के बीज को क्या करना है, अच्छे तरीके से फैला देना है हाथ से। फैलाने के बाद उसके ऊपर फिर से जो है गीले जूट के बोरी को पानी से भिगो करके या पानी में डुबो करके उसके ऊपर आप अच्छे तरीके से ढक दीजिए। ये पूरा प्रक्रिया आप वहाँ पे करेंगे जहाँ पे आपका सूर्य का रोशनी नहीं पहुँच रहा है, यानी कि आप छाँव वाले एरिया में इसको करेंगे। 48 घंटा तक जो है लगातार आप इसको गीली जूट के बोरी से ढके हुए रहने दें। अब बारी आता है इसका सीड ट्रीटमेंट का, यानी बीज उपचार का। खेत में विभिन्न प्रकार का इंसेक्ट पेस्ट मौजूद होता है, जो कि आपको सीधे तौर पे जब आप बीज को नर्सरी क्षेत्र में डालते हैं तो कीड़े क्या करते हैं, या उसके लार्वा, उसके छोटे छोटे प्यूपे क्या करते हैं, निकल करके उस बीज को छेद कर देते हैं, जिससे बीज का जो होता है ना विएबिलिटी लूज हो जाता है और उससे पौधे नहीं निकलते हैं। दूसरा कि उसमें बहुत प्रकार के कीड़े लग जाते हैं। कीड़े के प्रति सहनशीलता बनाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए हम लोग सीड ट्रीटमेंट करते हैं 2 प्रकार का। एक करते हैं इंसेक्टिसाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं कीटनाशी का उपचार करते हैं। दूसरा करते हैं हम लोग फंगीसाइड का उपचार, जो कि हम रोग और बीमारी से बचने के लिए करते हैं। तो कीटनाशी के लिए आप क्या करिए, आप सबसे पहले क्या कीजिए कि एक तरपाल लीजिए। तरपाल जो है आप पॉलीथीन शीट लीजिए बड़ा सा, उसमें आप सीड को क्या कीजिए, रख दीजिए। जो आपने पसाड़ा था गीली जूट के बोरी पे, आप उसको निकाल के एक जगह तरपाल पे इकट्ठा कर दीजिए। उसके बाद 2.5 ml इमिडाक्लोप्रिड का आपको लेना है मात्रा, और इसको जो है आपको क्या करना है, प्रत्येक 1 किलोग्राम के लिए 2.5 ml जो है इमिडाक्लोप्रिड आपको त्रिपाल पे डाल देना है। उसके बाद फंगीसाइड में आपको कैप्टान लेना है, या आपको थीराम लेना है, या कार्बेंडाजिम भी आप ले सकते हैं। इसका जो है आपको 4 ग्राम लेना है प्रत्येक 1 किलोग्राम सीड के लिए। उसको भी आपको त्रिपाल पर रख देना है, और 2 कोनी को पकड़ करके आप जो है उसको अच्छे तरीके से सीड्स को इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड के साथ उपचारित करें। जब आप बीज की बुआई कर रहे हैं तो उस समय आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है। ध्यान ये रखना है कि जो नर्सरी का क्षेत्र होता है उसमें आपको 1.5 से 2 इंची का जो पानी का खड़ा होता है वो खड़ा उड़ाना चाहिए। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे जो है 2 सेंटीमीटर, इंची नहीं 2 सेंटीमीटर पानी का जो है जमाव है। आपको 1.5 से 2 सेंटीमीटर पानी का जमा होना चाहिए। उसके बाद आप बीज को लेकर के आइए, जो अंकुरित बीज है उसको आप अच्छे तरीके से नर्सरी में पर्याप्त मात्रा में, समान मात्रा में आप फैला दीजिए। बीज की बुआई करने के तुरंत बाद आपको 18 घंटे तक जो है पानी को उसी प्रकार से खेत में बनाए रखना है जिस प्रकार से आप सीड की सोइंग जिस समय कर रहे थे। 1.5 से 2 सेंटीमीटर पानी खड़ा करके रखना है। 18 घंटे के बाद आपको खेत से पानी को बाहर निकाल देना है। 3 दिन के बाद दोबारा उसमें आपको जो है खेत में पानी डालना है, और 2.5 सेंटीमीटर तक खेत में आपको पानी को खड़े करके रखना है, तब तक जब तक आप खेत से पौधे को बाहर नहीं निकालते हैं मुख्य खेत में लगाने के लिए। तो ये था आपको वाटर प्रबंधन यानी जल प्रबंधन। किसान जी, अब बात करते हैं नर्सरी क्षेत्र में खरपतवार प्रबंधन के लिए। तो इसमें आपको जो है सबसे बेस्ट खरपतवारनाशी जो है उसका आपको प्रयोग करना है। जब आप बीज की बुआई कर देते हैं, बीज की बुआई करने के 3रे और 4थे दिन आपको इसका प्रयोग करना है। इसके लिए आपको खरपतवारनाशी लेना है जिसका नाम है पेटिक्लोर। पेटिक्लोर बाजार में आपको आसानी से उपलब्ध है। पेटिक्लोर के साथ साथ आपको इसमें एक और रसायन मिलाना है जिसका नाम है सेफनर और पेटिक्लोर दोनों को 120 ग्राम लेना है मात्रा। और आप इसको क्या कर सकते हैं, जो घर बनाते हैं, जो हम लोग रेत का प्रयोग करते हैं, उस रेत में आप इसको अच्छे प्रकार से मिला करके इसको जो है आप बुरादा के नुमा पूरा नर्सरी में छींट दें। यदि आपके पास रेत का उपलब्धता नहीं है तो फिर आप इसको जो है स्प्रेयर मशीन में पानी के साथ डाल करके और आप एक ढोल बना करके पूरे नर्सरी में इसका स्प्रे कर दें। स्प्रे करने के बाद यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समझने की जरूरत है कि जब आप इसका स्प्रे कर रहे हैं उस समय खेत में 2.5 से 3 सेंटीमीटर पानी खड़ा रहना चाहिए। पानी जब खड़ा रहेगा तब आप इसका स्प्रे करें, और स्प्रे करने के लगभग 4 दिन तक आप खेत से पानी को बाहर नहीं निकालें। इसलिए नहीं निकालें क्योंकि जब आप इसका स्प्रे करते हैं पेटिक्लोर और सेफनर का, तो पेटिक्लोर और सेफनर क्या करता है आइए आपको बताते हैं। पेटिक्लोर सेफनर क्या करता है कि जब आप इस पर स्प्रे करते हैं तो वो एक जो है तैलीय नुमा मतलब पॉलीथीन शीट फैला देता है। पॉलीथीन शीट कहने का मतलब ये होता है कि एक पतला सा फिल्म बैठा देता है जो कि आपको नग्न आंखों से देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब बहुत बारीकी से आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक पॉलीथीन के जैसा इसके खेत के ऊपर पूरा शीट फैला हुआ है। जैसे जैसे पानी नीचे चला जाता है वैसे वैसे वो शीट भी नीचे जाता है, और नीचे से जो विभिन्न प्रकार के वीड निकल रहे होते हैं खरपतवार, उनको क्या करता है वो शीट जब उनके ऊपर सटता है तो उनका मुंह जो है खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो है सफाया हो जाता है। तो खेत में पूरी प्रकार से जो है आपको एक भी प्रकार का खरपतवार देखने को नहीं मिलेगा जब आप इस खरपतवारनाशी का प्रयोग करेंगे।
किसान जी, अब बात करते हैं आपको कीट प्रबंधन के बारे में। तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि नर्सरी में सबसे ज़्यादा कीट का प्रकोप देखने को मिलता है और इससे भारी जो है नुकसान देखने को मिलता है। तो कीट में जो सबसे प्रमुख कीट है वो है आपको आर्मी वॉर्म। ये आर्मी वॉर्म क्या करते हैं कि इनके जो कीड़े होते हैं, लार्वा, इनके जो लार्वा होते हैं, यानी छोटे से वाले कीड़े होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो पत्तियों को जो क्या करते हैं ना, पत्तियों को यहाँ से खाना चालू कर देते हैं और खा करके जो है पूरे पत्ते को खा जाते हैं। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जैसे कोई पशु जब एक खेत को खाता है तो लगता है ना कि जैसे पूरा हमारा खेत खा गया है। वो इसको पहचानने का यही लक्षण है कि आपको खेत देख करके लगेगा कि पशु जो है आकर के पूरा खेत को खा गया है। और ये जो आपको आर्मी वॉर्म है, ये एक समूह में चलता है, इनका एक अपना ग्रुप होता है, बहुत सारे कीड़ों का ग्रुप होता है। ये एक नर्सरी को अच्छे तरीके से खाएंगे, फिर जाकर के दूसरे खेत में खाएंगे। तो इसको पहचानने का यही लक्षण है। दूसरा, इसका नियंत्रण का बात करें तो नियंत्रण के लिए सबसे बढ़िया विधि है कि सबसे पहले आप खेत को पूरे अच्छे तरीके से पानी से भर दीजिए। जब आप पानी से भरेंगे तो इसके अंदर जो लार्वा रहेगा वो ऊपर चलाएगा, आपको नग नाकों से दिखने भी लगेगा। जो पक्षियां होंगी वो क्या करेंगे, लार्वा को आकर के चुभ जाएंगी, जो बुगले होंगे वो उनको चुभ जाएंगे। दूसरा, इसके लिए आपको जो है क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC वाला जो है दवा खरीदना है बाजार से, और इसका जो है आपको 32 ml जो है आपको स्प्रे करना है। आपको टोटल 400 जो मीटर स्क्वायर क्षेत्र है उसके लिए आपको ये पर्याप्त रहेगा। जब आप इसका स्प्रे करेंगे तो आपको ये जो कीट है इससे निजात मिलेगा। दूसरा जो सबसे प्रमुख कीट है वो है आपको थ्रिप्स। थ्रिप्स को पहचानने का ये लक्षण होता है कि जो आपको पत्तियां होते हैं, पत्ते के जो सबसे ऊपर वाले नुक होते हैं, ये नुक जो है आपको गोल गोल मुड़ जाते हैं। इस प्रकार से मुड़ते हैं जैसे लगता है कि ये आपको एक पिन है, पिन यानी कि ये आपको एक प्रकार से पेन के जैसा चुभन आपको यहाँ पे देता है। ये पूरा गोल गोल मुड़ जाते हैं। इससे आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये देखने को मिलता है कि इसमें आपको फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो होता है बहुत कम होता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया बाधित होगा तो स्वाभाविक सा बात है कि पत्ते पीले पड़ेंगे। शुरुआत में इसका ऊपर का जो पत्ते होते हैं वो सफ़ेद सफ़ेद हो जाते हैं और नीचे के जो पत्ते हो जाते हैं वो आपको पीले पड़ने लगते हैं। इसको पहचानने का यही लक्षण है कि पूरा आपका पत्ता जो है आपको गोल गोल जो है आपको मुड़ जाएगा और पिन के जैसा दिखने लगेगा। थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए आप एक रसायन का प्रयोग करें जिसका नाम है फोस्फामाइडोन। ये आपको जो है 40 SL वाला जो है आपको लेना है और इसका 20 ml जो है आपको 400 स्क्वायर मीटर के नर्सरी क्षेत्र में जो है आपको स्प्रे करना है। आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको थ्रिप्स इसके बाद इस नर्सरी क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा। धान की नर्सरी में जो तीसरा सबसे प्रमुख कीड़ा है उसका नाम है आपको ग्रीन लीफ होपर। यह कीड़ा क्या करता है कि पत्ते के, इसको पहचानने का लक्षण है कि जो पत्ते होते हैं आपको ऊपर से लेकर के जो है नीचे की तरफ आपको पीलापन पड़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और यह जो कीड़ा है ये कई प्रकार के वायरस को फैलाने का भी काम करता है। इसका जो उपचार है, इसका जो नियंत्रण है, इसके लिए आपको कार्बोफ्यूरॉन नाम की एक रसायन आती है 3G वाली, यानी 3 ग्रेन्यूल वाली। उसकी आपको मात्रा लेनी है 1 किलोग्राम और आपको स्प्रे करना है, या तो फिर आपको रेत के साथ मिला करके पूरे नर्सरी क्षेत्र में आपको छिड़काव कर देना है। किसान जी, धान के नर्सरी में जो चौथा सबसे प्रमुख कीट है जिसका नाम है आपको राइस केस वर्म। ये केस वर्म जो होता है ये कैटरपिलर होता है। कैटरपिलर जो है आपको इस प्रकार से चलता हुआ, रेंगता हुआ दिखाई देगा। ये कभी भी उड़ता नहीं है, आपको रेंगता हुआ दिखाई देगा। कैटरपिलर जो क्या करता है, ये हरे पत्तियों का जो उत्तक होता है, यानी जो आपको ग्रीन के लिए रिस्पॉन्सिबल टिश्यू है, उत्तक है, उस टिश्यू को क्या करता है, खुरच करके खा जाता है। जिससे आपको क्या है ना कि सफ़ेद कलर का जो है आपको यहाँ पे कागज़ के नुमा दिखाई देगा, सफ़ेद कलर का लगेगा जैसे कागज़ है। इसको पहचानने का यही लक्षण है। किसान जी, इस कीट के रोकथाम के लिए या इसके नियंत्रण के लिए जो आपको बाजार में उपलब्ध रसायन मिलेगा, इसके लिए आपको लेना है क्विनालफॉस, जो कि 25 EC वाला लेना है और इसका जो मात्रा लेना है 32 ml लेना है। और 32 ml को जो है आप एक स्प्रेयर में घोल तैयार करके पूरा नर्सरी के क्षेत्र में स्प्रे कर दें। इससे आपको इस कीट से निजात और मुक्ति मिलेगा। एक चीज़ और आपको लास्ट में बताएंगे कि ये जो नर्सरी का पौधा होता है ये आपको 18 दिन से लेकर के 25 दिन के अंदर जब इसके अंदर 3 पत्ते दिखने लगते हैं तब इसको निकाल लेना चाहिए। निकालने से 2 दिन पूर्व आपको इसमें सिंचाई करनी चाहिए और सिंचाई करके उसके बाद सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। इससे क्या होता है, जड़ें ढीली हो जाती है। जब आप इसको उखाड़ेंगे तो जड़ें टूटेंगे नहीं, तब जा करके आप इसको मुख्य खेत में लगाएंगे। किसान जी, यहाँ पे एक चीज़ और है कि वो है आपको जो नर्सरी में बीमारी लगता है, रोग लगता है, वो किस किस प्रकार का लगता है और उसका रोकथाम क्या है। तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको दूसरे वीडियो में जो है उसका नियंत्रण और उसका रोकथाम के लिए आपको बताएंगे। आज का यह वीडियो बिल्कुल इसी के ऊपर था। मैं हर्षवर्धन झा, PhD रिसर्च स्कॉलर, स्वाट्स नैनी, इलाहाबाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय जवान, जय किसान।